नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन की शुरुआत आज हम यास तूफान या यास चक्रवर्ती तूफान जो लगातार कुछ न कुछ ऐसे संदेशों के साथ हमारे प्रदेश में प्रवेश कर रहा है जो सुकून देने वाला नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तट से ये तूफान टकराएगा और उसके बाद जो तबाही लाएगी वो तबाही अभी फ़िलहाल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अनुमान है और एक अनुमान के तहत सबसे ज़्यादा उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, जो बंगाल और उड़ीसा से सटे हुए जो ज़िले हैं, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। भारत सरकार ने इन पूर्वोत्तर राज्यों के बिजली बोर्ड के चेयरमैन को निर्देशित किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था सोच कर रखें कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि पूरे पूर्वोत्तर ग्रिड जिनके सहारे बिजली मुंबई, दिल्ली या राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचती है, देश के अन्य हिस्सों में पहुंचती है, वो जो संचरण लाइन है वो संचरण लाइन प्रभावित हो सकते हैं। इसको लेकर पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार से लेके पूर्वी यूपी से लेके बंगाल और उड़ीसा तक हाई अलर्ट जारी किया गया है और आज से ही विद्युत विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर ये आ रही है कि आज शाम से ही बिहार में इसका असर दिखने लगेगा। हालांकि जो विभिन्न ज़िलों से जो खबरें आ रही हैं, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा के, मधुबनी के इलाकों से जो खबरें आ रही हैं, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन फ़िलहाल तो गर्मी से राहत लोगों को मिली है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये राहत मुश्किलों में बदलता चला जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ज़रा सुनिए, बिहार के जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों पर उनकी पैनी नज़र रहती है और उनके विशेषज्ञों का क्या कहना है, ज़रा पहले आप भी सुनिए कि फ़िलहाल राहत या सुकून देने वाली बात नहीं है। यास तूफान काफ़ी तेज़ी से उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तट में टकराने जा रही है। ज़रा सुनिए क्या कहना है मौसम वैज्ञानिक का। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके बाद वो झारखंड के ऊपर आएगा। इसका इम्पैक्ट बिहार के ऊपर पड़ेगा कुछ जिलों में, और जैसे भारी बारिश होने की चेतावनी ये जारी रहने की संभावना है, जिसका हम अपडेट आपको देंगे अभी बाद में। और साउथ बिहार में खासकर जिलों में, कुछ जिलों में, और आज और कल एक दो डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश हो सकती है। परसों भारी खबर लेना है, आ रहा रिपोर्टर पूरे राज्य में ऐसे ही हल्के से मध्यम, उसका थोड़ा स्क्रिप्ट भी दिखाना था रखा अगर हो तो। एक और अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से कि जो किसान जिनका अभी धान रोपाई को लेकर खेत में जुताई का काम चल रहा है, घास निकालने का काम चल रहा है, फिलहाल 3 दिनों तक खेत जाने से परहेज करें, क्योंकि कड़क के साथ वज्रपात गिरने का भी अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। तो 3 दिन, वैसे 27, 28, 29, 4 दिनों का अलर्ट है, लेकिन कल से 3 दिनों तक का अलर्ट वज्रपात को लेकर भी जारी हुआ है। तो ऐसे में खेत जाने से परहेज करें, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। चलिए अब हम इससे इतर अब हम कोरोना पर आते हैं। कोरोना को लेकर बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में राहत की खबर है। 2000 के करीब संक्रमित मरीज हैं, लेकिन लगभग 50 दिनों के बाद मौत का आंकड़ा 100 से नीचे आया है दोनों राज्यों में। ये एक और सुकून देने वाली बात है। लेकिन इन सब से इतर जिसकी चिंता हम बार बार कर रहे थे कि गांव में अब कोरोना पैर पसारने लगा है और गांव से खबरें भी आने लगी हैं कि किस तरीके से एक एक गांव में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हम आपको आरा ले चलते हैं, और आरा में एक ऐसा गांव है जहां आप, जिस गांव के बारे में हम आपको बताएं कि ये जो गांव है वहां पे जो स्थिति बनती जा रही है, एक परिवार से 4 अर्थियां निकली हैं, पूरा गांव तबाह है। अभी भी जद्दोजहद चल रहा है वहाँ पे लोग कोरोना से कैसे हम बाहर निकले
इसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, किस प्रोटोकॉल को हम माने जिससे हम उस त्रासदी से बाहर आ सके। ये इस गांव के लोगों के इस जेहन पर ये कोइलवर गांव है। कोइलवर गांव का ये हालात है जहां 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और हम अब इस पूरे कोरोना काल के दौरान अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर जैसे शहरों से अब इधर हम गांव की तरफ चले कि गांव का हालात क्या है। वाकई में गांव में स्थिति सामान्य हो गई है या फिर गांव में जो पिक होता है कोरोना के, जिस पिक से दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के लोग गुजरे हैं, उस पिक के तरफ तो नहीं गांव बढ़ रहा है। जरा सुनिए उस गांव के लोगों का क्या कहना है, फिर हम अपने संवाददाता से भी बात करेंगे कि फिलहाल उस गांव की क्या स्थिति है। पुर्जा पर पॉजिटिव लिखा मारा हुआ था सिस्टम, वहाँ गए तो कोई व्यवस्था नहीं, तो बोला कि बाद में आइएगा, फिर जगह नहीं है। हम लोग घर ले आए। 17 तारीख को इससे पिताजी गुजर गए जी। अपना भाई का अपना अलग से दवा चला, प्राइवेट से दवा भी नहीं मिला वहाँ। करीब 2 महीने के अंदर कम से 100 से आंकड़ा पार कर गया। मैंने कैसे उन लोगों की मौत हुई? कुछ बीमारी के लेकर के, कुछ कोरोना के लेकर के। गांव में क्या जांच हो रहा है, टीका का पड़ रहा है? टीका पड़ा, लेकिन टीका अवेलेबल यहाँ मिल नहीं रहा है। जाने पर कह देते कि आ जाओ, कल बिहान आओ, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, जांच में कोई गांव में जांच नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी जांच केंद्र नहीं बनाया गया है, कहीं जांच नहीं हो रहा है। टीका होगा? हाँ, टीका केंद्र कुछ 1-2 जगह पे है, वहाँ टीका पड़ रहा है। टीका भी आप समझ सकते हैं कि बिहार के सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव कि हम ये स्टोरी दिखा रहे हैं, जहां 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी संक्रमित लोग हैं। और ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ज़रा सरकार और प्रशासन की नज़र उस गांव तक पहुंचे कि कैसे एक गांव से 100 लोग, अगर किसी गांव के 100 लोगों की मौत हो तो आप सहज अंदाजा कर सकते हैं कि उस गांव के लोगों का मन स्थिति क्या रही होगी या क्या है वो उनकी मन स्थिति। एक ऐसा परिवार है जिसमें पूरे परिवार, सिर्फ अब एक छोटा बच्चा बचा है, पूरे परिवार के सभी बैक्स सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे कोरोना से। चलिए, हमारे साथ चंदन आरा से जुड़ चुके हैं। चंदन, हम चाहेंगे कि विस्तृत रूप से, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, इस गांव के से जो खबरें आ रही थी, आप उस गांव में गए, क्या हालात है उस गांव के? बिल्कुल, देखिए, अगर हालात की बात करें तो जिस तरह से ये मामला सामने आया है, कहीं न कहीं से शासन और प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के जो नाकामी है वो सामने आई है। जो कुलहड़िया गांव है वो एक तरह से कहे तो कोइलवर प्रखंड से सटा हुआ गांव है। मेन जो आरा पटना NH30 है उसके किनारे ये गांव स्थित है। तकरीबन 6000 की आबादी वाला यह जो गांव है, एक तरह से कहे तो आरा पटना मुख्य मार्ग से सटा हुआ है। वही आरा जो मुगलसराय रेलखंड है उससे सटा हुआ यह गाँव है। जब हमने इस गाँव का दौरा किया और यहाँ की स्थिति को देखी तो बड़ी भयावह स्थिति है। यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जब हम गांव में पहुंचे तो इसमें ऐसे कितने परिवार हैं जो जहाँ की श्राद्ध कर्म की तैयारी चल रही थी, उसमें एक ऐसा भी परिवार है जिसके 4 सदस्य एक सप्ताह के अंदर जिस कर गए, यानी उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर के जो परिवार है काफी दुखी है। पूरे गांव की ओवरऑल बात करें हम तो 125 से ज्यादा लोगों की मरने की बात यहाँ सामने आई है। हालांकि स्थानीय लोगों की बात करें तो वो लोग जरूर इस बात को कहते हैं कि इस गांव में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और उनमें जो सिम्टम था, यहाँ देखिए सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ किसी की जांच नहीं हो पाई है, लेकिन जो उनमें सिम्टम थे, जो उनमें लक्षण थे, कहीं न कहीं से कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं। सबको सर्दी, बुखार और खांसी की शिकायत थी और उनकी जांच नहीं कराई गई, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। स्थानीय मुखिया की अगर बात करें तो मुखिया जी भी दबे जुबान से स्वीकार करते हैं कि सभी लोगों में सर्दी बुखार के लक्षण थे, जांच नहीं कराया गया। कई बार प्रशासन से उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, फिर भी उन लोगों ने जांच नहीं कराया। तो कहीं न कहीं से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो जांच करने का इन लोग का व्यवस्था है जिला प्रशासन की, उस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी जिला प्रशासन की नींद खुली है। और कल हम लोग को खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने आनंद फानन में वहाँ कई नर्स और डॉक्टर को भेजा और लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन अगर उस गांव की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल वहाँ ध्वस्त हो गई है। अपने पितरों को मोक्ष के लिए वहाँ के लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोगों के जो श्राद्ध कर्म है एक साथ करने की परिवार की मजबूरी हो गई है।
तो एक तरह से कहें तो काफी स्थिति भयावह है उस कुल्हड़िया गांव में। और हालांकि जिला प्रशासन के स्तर से 28 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी संख्या में तो लोग के मरने की खबर नहीं है, लेकिन 28 लोगों के प्रशासनिक जो पुष्टि की गई है उसमें 28 लोगों के मरने की बात की गई है। तो कहीं न कहीं से स्वास्थ्य इस खबर पे लगातार बने रहे। हमारी आपकी लगातार बातचीत भी हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, और हम चाहेंगे कि इस खबर को, जैसे कल से हम लोग लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, इस खबर पे लगातार हम लोग बने रहेंगे। और जिला अधिकारी, सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट के जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे जरा आप इस गांव के बारे में सवाल करिए कि आखिर किस परिस्थिति में, जब जिला अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 28 लोगों की एक गांव में कोरोना से मौत हो रही है, तो फिर उस गांव में अभी तक वैक्सीनेशन का काम क्यों नहीं शुरू हुआ है? उस गांव में कैंप लगाकर टेस्ट का काम क्यों नहीं शुरू हुआ? कई ऐसे सवाल हैं चंदन, हमें लगता है कि उस सवालों के सहारे इस स्टूडियो पर लगातार आप बने रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरा से चंदन जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक आरा जिले के कुल्हड़िया गाँव में कोरोना संक्रमण की वजह से 125 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये बिहार के कोई एक गांव की ये स्थिति नहीं है। बिहार के ऐसे दर्जनों सैकड़ों गांव हैं जहां लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन वहां न टेस्ट हो रहा है, न वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, न ट्रेसिंग हो रहा है। जो कोरोना का जो मुख्यतः जो 3 चीज़ें हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, वो तीनों कहीं भी नहीं हो रहा। भले ही मुख्यमंत्री हर गाँव के लिए वैक्सीनेशन के लिए एम्बुलेंस रवाना किए हैं पटना से, लेकिन अभी भी कुल्हड़िया जैसे गांव के लोगों को इंतजार है कि वैक्सीनेशन रथ उनके गांव तक पहुंचे। चलिए, अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको उन खबरों पर चलेंगे जो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हैं। और वो खबर यह है कि राज्य के पुलिस मुख्यालय के सबसे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, डीजीपी के बाद एडीजी जितेंद्र कुमार के फेसबुक का क्लोन करके पैसे मांगा जा रहा है। एक सप्ताह पहले बोधगया कमांडेंट सुशील कुमार के फेसबुक को क्लोन करके इसी तरीके से निकालने की कोशिश हुई है। सीनियर ऑफिसर्स, नेता कई, और एक विधायक, अभी बिहटा के एक विधायक हैं, पालीगंज के विधायक हैं भाकपा माले के, उनका भी फेसबुक का क्लोन करके उसमें तो ISI का वो उस पर तस्वीर उन्होंने लगा दी है। इस तरह से हैकिंग का काम चल रहा है और लोगों से पैसे मांगा जा रहा है। सचेत रहने की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया पे हैं तो अलर्ट रहें। आपके तस्वीर के सहारे आपके जो जानने वाले लोग हैं उन तक वो मैसेज पहुंचाते हैं कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है, हम मुसीबत में हैं। और ऐसे समय में जब आप कोरोना काल में हैं तो कई तरह के विकल्प उनके पास हैं, जिन विकल्पों के सहारे आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके मित्रों से वो ठगी का काम कर रहे हैं। चलिए, हम उस खबर को दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। स्वागत है। और ये एक ऐसी खबर है जिसके सहारे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आप सोशल साइट पे हैं तो इन दिनों काफ़ी तेज़ी से इस तरह का क्राइम हो रहा है कि आपके फ़ोटो का इस्तेमाल नए आईडी बनाने में किया जा रहा है और उस आईडी के सहारे आपके जानने वालों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा जा रहा है और पैसे की भी उगाही की जा रही है। तो इस फ्रॉडिज्म में या ये जो साइबर क्राइम है, इस बार ये साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों ने राज्य सरकार के पुलिस महकमे के दूसरे नंबर के जो सबसे सीनियर अधिकारी हैं, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार, उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट तैयार करके उनके चाहने वालों से पैसे उगाही की कोशिश हो रही है। इनके शिकायत पे एक FIR दर्ज किया गया है। तलाश जारी है कि इस पीछे कौन लोग शामिल हैं। लेकिन ये गैंग सिर्फ जितेंद्र कुमार जैसे लोगों को ही नहीं शिकार बना रहे हैं, कई जिले के SP इसके शिकार बन चुके हैं और उनके नाम पे पैसे की उगाही की जा रही है। बिहटा में कल FIR दर्ज कराया गया है। जो वहाँ के विधायक हैं भाकपा माले के, उनके फेसबुक ID को हैक करके उन पर ISI का तस्वीर लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं TV स्क्रीन पर कि किस तरीके से ISI की तस्वीर लगाकर उनके सोशल साइट को हैक कर लिया गया है। उन्होंने बिहटा थाना प्रभारी को एक आवेदन देकर उन्हें FIR दर्ज कराई है। तो ये अलग अलग तरीके से क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है साइबर एक्सपर्ट अपराधियों के द्वारा। जरा मरगूब आलम से समझते हैं। मरगूब आलम, ये क्या हो रहा है?
देखिए संतोष जी, अब तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहार पुलिस के महकमे के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी जो कल तक खुद इस तरह के क्राइम रोकने को लेकर के मीडिया को ब्रीफ करते थे और मीडिया को बाइट देते थे, उनका ही फेसबुक फर्जी बना दिया गया और कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे गए, उनसे पैसे मांगे गए। जब इस बात की जानकारी कई लोगों के द्वारा जब एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार को हुई तो वो थोड़ी देर के चौंक गए। उसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट को चेक किया और जब उन्होंने अपने नाम से चेक किया तो पता चला कि 2 फेसबुक फर्जी अकाउंट भेजे गए हैं, बनाए गए हैं, उससे पैसे भी मांगे गए हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे गए हैं। तो तत्काल इस पूरे मामले में उन्होंने साइबर सेल में मामला दर्ज करा दिया है। कल सुमन सौरभ, संदीप सौरभ जो जेएनयू के आपको पता होगा जेएनयू से संबंधित है और वहाँ के संगठन से भी जुड़े रहे हैं, उनका फेसबुक आईडी हैक करके उन पर ISI का कह सकते हैं कि वहाँ झंडा लगा दिया गया। इस बात को लेकर के उन्होंने भी मामला दर्ज कराया है। तो ये पूरा मामला, हालांकि जितेंद्र कुमार जो एडीजी पुलिस मुख्यालय, इस पूरे मामले में IP एड्रेस को ट्रेस साइबर क्राइम की टीम ने कर लिया और IP एड्रेस ट्रेस करने के बाद जैसे ही IP एड्रेस पूरी तरह ट्रेस हो जाएगा उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि IP एड्रेस जब ट्रेस हो जाएगा संतोष जी, आपको ही पता है, उसे गिरफ्तार करने में समय नहीं लग पाएगा, उसका सब कुछ खाका साइबर क्राइम के पास आ जाएगा और उसकी पूरी उसकी गिरफ्तारी संभव है। तो हमें लग रहा है जितेंद्र कुमार वाले में 1-2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। तो फिलहाल जितेंद्र कुमार ने अपने सभी पुलिस अधिकारियों, SP खास करके उन्होंने SP DSP सभी को ये एक मैसेज भेजा है पर्सन कि आप हमारे फेसबुक ID से अगर कोई भी व्यक्ति पैसे की मांग करे तो आप बिल्कुल इग्नोर करें और तत्काल एक मामला वहीं दर्ज करा दे किसी थाने में। तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मरगू आलम थे, क्राइम एक्सपर्ट। देखिए, ये इस तरह के क्राइम में जो आप कितना भी स्मार्टली क्यों ना क्राइम करें, आप पकड़े जाएंगे। चाहे आप फ़ोन का इस्तेमाल करिए, चाहे लैपटॉप का इस्तेमाल कीजिए, एक IP जनरेट होता है और वो IP जैसी जनरेट हुआ, जिस सिस्टम से वो IP जनरेट हुआ, वो सिस्टम किसके नाम से है, कहाँ से किस इलाके में ऑपरेट हो रहा है, उस सिस्टम से कहाँ कहाँ आप वर्क किए हैं, कहाँ कहाँ ईमेल किए हैं, कहाँ कहाँ आपने कभी कभी होता ये भी है कि आप खाना का ऑर्डर किए। एक बड़ा दिलचस्प वाकया हम आपको बतावें कि दिल्ली पुलिस के इसी तरीके से एक सीनियर ऑफिसर्स के साथ चीट किया गया था और तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा था। इतना स्मार्ट अपराधी था। 6 महीने तक लगातार पुलिस उस पर काम करती रही कि आखिर इस IP एड्रेस को कैसे ट्रेस किया जाए, और नंबर भी उसके पास था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान जो आप खाना मंगाते हैं उसको आपने उसके ऑन करके वो मैसेज कर दिया और उस मैसेज के सहारे दिल्ली पुलिस झांसी पहुंची, मध्य प्रदेश, और एक लड़की को गिरफ्तार किया। जो लड़की पिछले 2 सालों के दौरान सारे देश की पुलिस परेशान थी उससे। जोमेटो को वो मैसेज करके, वो भी 6 महीने का रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को चेक करते करते पुलिस को ये जोमेटो का रिकॉर्ड पता चला और जोमेटो के रिकॉर्ड के सहारे पुलिस उस लड़की तक पहुंची। और उस लड़की तक पहुंचने के बाद पुलिस जब पूरे मामले की जांच की शुरुआत की तो पता चला कि 2 वर्षों में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की राशि का वो ठगी कर चुका है पूरे देश में। गिरफ्तार है, अभी भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि मेरे साथ भी इसी तरह का एक फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस लड़की से पूछताछ की थी कि आखिर बिना पिन कोड दिए हुए, मतलब बिना आप पासवर्ड दिए हुए या बिना फिर आपको अगर जो मैसेज आता है वो मैसेज को बिना कन्वे किए हुए आपके अकाउंट से कैसे पैसा निकल सकता है। तो पहला लीड वहीं से मिला था पुलिस को कि भाई इस तरीके से भी साइबर क्राइम हो रहा है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। बात दरभंगा की है। प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा पूरे देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर मुहैया कराया गया। जब सब कुछ खत्म हो चुका है, हर परिवार इस कोरोना से प्रभावित है, ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा इस देश में जिसके जानने वाले, जिसके रिश्तेदार, जिसके मित्र इस कोरोना के भेंट नहीं चढ़ गए होंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना वक्त लगता है सरकारी मशीनरी को मदद पहुंचाने में। पूरे 2 महीने, मतलब अप्रैल में आप समझ जाइए कि पीक 6-7 अप्रैल से पीक होना शुरू हुआ है
और ये पीक जब खत्म हो गया है, तब जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो वेंटिलेटर दिया गया था 8 महीने पहले, वो वेंटिलेटर अब इंस्टॉल हुआ है और डीएमसीएच में आप देख रहे हैं कि मरीजों का इलाज हो रहा है। 25 वेंटिलेटर फिलहाल काम करना शुरू कर दिया है। जरा सुनिए वहाँ के जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे। मैं मिला था डीएमसीएच में, उसको चालू करने के लिए पहले से काफ़ी हम लोग प्रयासरत थे। तकनीकी कारणों से 2 बार ड्राई रन सफल होते हुए चालू नहीं करा पाए थे, लेकिन परसों हम लोगों ने पाइपलाइन और मैनिफोल्ड को अलग करते हुए इसको चालू कराया। ऑक्सीजन बिल्कुल सीमित लेवल पर वो ले रहा है और खुशी की बात है कि अतिरिक्त मैन पावर भी चलिए हमारे साथ हम गिरीश से, हमारा संवाददाता है दरभंगा से गिरीश। जरा गिरीश से जानना चाहेंगे कि ये लगभग 6 महीने पहले ये वेंटिलेटर आया हुआ था, और अगर आज वेंटिलेटर 2 महीने पहले भी अगर ये वेंटिलेटर अस्पताल में काम करना शुरू कर देता है तो कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यही तंत्र है, सिस्टम, और इसी सिस्टम के सहारे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्वगुरु बनने तक की बात करते हैं। यही सिस्टम है। चलिए गिरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, डीएमसीएच में वेंटिलेटर काम करना शुरू कर दिया है, 25 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा डीएमसीएच को 40 वेंटिलेटर दिया गया था। कैसे ये वेंटिलेटर चालू हुआ और इतने दिनों तक चालू क्यों नहीं हो पा रहा था? देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा जो वेंटिलेटर दिया गया था वो रखा हुआ था। कोविड में जो है उसको जिला प्रशासन के द्वारा चालू कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कई बार जो है तो उसको चालू कराने का जिलाधिकारी खुद वहां जाके मॉनिटरिंग करते थे और अस्पताल अधीक्षक को आदेश दिए थे, लेकिन कई बार के बाद सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि डीएमसीएच में कई ऐसे भवन है जहाँ जर्जर भवन है, तो उसको सबसे बड़ी चीज नए भवन में किसी ऐसे जगह शिफ्ट किया जाए ताकि वो रेगुलर काम करते रहे। उसी के बाद जाके जब उसको शिफ्ट किया गया और वेंटिलेटर को चालू किया गया, फिर वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, उसके बाद जाके यह चालू हो पाया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब चालू हो गया। अब हम आपको सिवान ले चलते हैं। बहुत एम्बुलेंस को लेकर हंगामा हो रहा है बिहार में कि एम्बुलेंस लोग विधायक अपने फंड से एम्बुलेंस दे रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस चालू नहीं हो रहा है। बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, और यहाँ मरीज कोई ठेला पे ले जा रहा है, कोई कंधों पर लाद के ले जा रहा है, कोई साइकिल से ले जा रहा है, और मरीज शोभा बढ़ा रही है। सारी एम्बुलेंस सिवान के अस्पताल में लगा हुआ है, नया एम्बुलेंस है, और इसी दौरान खरीदे गए। लगभग 25 दिन हुआ होगा ये एम्बुलेंस को खरीदे हुए, और ये एम्बुलेंस सिवान में ऐसे जगह पर लगे हुए हैं जहाँ के रहने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री हमारे, मतलब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इलाके से ये खबर है। पहले निशाने पर राजीव प्रताप रूडी थे, अब मंगल पांडे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये स्थिति बनती क्यों है। और अभी बक्सर से भी खबर आई कि अश्विनी चौबे एक ही एम्बुलेंस को 5 बार वो उद्घाटन किए। ये स्थिति है, 5 बार उद्घाटन किया, और 5 बार उद्घाटन करने के बावजूद भी वो एम्बुलेंस एक भी मरीज को अस्पताल पहुंचाने की स्थिति में आज भी नहीं है। तो जरा सुनिए पहले कि भाई आखिर ये एम्बुलेंस चल क्यों नहीं रहा है, ये 1 महीने होने जा रहे हैं, धूल क्यों फाँक रहा है। तो जरा सुन लेते हैं कि इसकी वजह क्या है, फिर हम अपने संवाददाता से भी इस मामले में विस्तृत बातचीत करेंगे। जी अच्छा, ये बताइए कि ड्यूटी के दौरान आप लोग सुबह 2 बजे से मान लिया दोपहर से आ रहे हैं। हाँ। ये कितनी यहाँ पे एम्बुलेंस है? ये एम्बुलेंस तो अभी 6 था, 5 है। अच्छा, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी तरह खड़ा है? ये तो अभी हम लोग देखे हैं तब से खड़े हैं सर। खड़े हैं, नहीं जा रहा है मरीजों को लेकर ना। क्यों, क्या कारण है? अब इसका कारण तो सर सिविल सर्जन बताएंगे हम लोग का। मैंने ऐसे आप लोगों को क्या लग रहा है, ये हम तो बात कर लेंगे। ड्राइवर साइड नहीं है सर, तो किसी गाड़ी पे नहीं है ना अभी तो फिलहाल कोई नहीं। 2 बजे से। अच्छा, क्या लग रहा है गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? कौन गाड़ी? ये जो एम्बुलेंस ये सब खड़ा है, ये तो वही बताया गया, हम लोग नहीं गए, हम लोग डिप्टी से अपने। मैंने आप लोग कितने दिनों से आते हैं? हो गया हम लोग को 20 दिन हो गया। तो गाड़ी कितने दिनों से लगभग आई खड़ी है? 8-9 रोज हो गया। तो 8-9 रोज में कभी देखे हैं गाड़ी को इधर उधर जाते एम्बुलेंस? ना, कभी नहीं। कोई नहीं। तो क्या मैंने ड्राइवर है कि नहीं है? नहीं, ड्राइवर नहीं, पता है ड्राइवर नहीं है। लगभग 1 सप्ताह 6 दिन ऐसे ही हुआ होगा, एग्जैक्ट डेट तो आज याद नहीं। तो मतलब इसका कारण क्या है कि एम्बुलेंस नहीं चल रही है लगातार?
एम्बुलेंस चलाने के लिए उसमें एक ड्राइवर, एक ईएमटी होता है, पेट्रोल लगता है, तो परिवहन या उसका संचालन व्यय अलग होता है। तो वो हम लोग मरीज से पैसा नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए वो एम्बुलेंस जब स्वास्थ्य समिति द्वारा संधारित हो जाएगी तो चलेगी, या उस मद में कोई पैसा आ जाए। क्योंकि ये कोई संस्था हम हायर करने के लिए भी अधिकृत हैं, लेकिन चूँकि जनप्रतिनिधि द्वारा दिया हुआ है तो इसको तो हायर भी नहीं किया जा सकता है ना जी। तो अभी तक मतलब कि सर इसकी ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो सकी है? नहीं, अभी नहीं हुई है, वहाँ से निर्देश आ जाए। समझ में आ गया ना, यही सिस्टम है, यही सरकार है, और इसी सिस्टम और सरकार के लिए हम लोग 5 वर्ष में एक बार चिलचिलाती धूप में वोटिंग करने निकलते हैं। यही समझने की ज़रूरत है। एम्बुलेंस पहुंच गया, ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंस कैसे चले इसके लिए कोई सरकार की नीति नहीं है, और इस नीति नहीं रहने की वजह से ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। राजीव प्रताप रूडी भी उसी नीति के शिकार हुए। सरकार रहते हुए भी सरकार नीति नहीं बना पा रही है, जबकि आए दिन ये खबरें आ रही है। चलिए, हमारे साथ सीवान से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जरा ये बताइए कि ये एम्बुलेंस किनके कोटे से पहुंचा है और क्या वजह है? वजह तो हम लोगों ने जान लिया कि ड्राइवर नहीं है, बाकी समस्याएं हैं, लेकिन किनके कोटे से ये एम्बुलेंस आपके जिले में पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ जिले में जो भी एम्बुलेंस है, जो विजुअल में हम दिखा रहे हैं, वो पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद, जब यहाँ सिवान के वर्तमान विधायक हुआ करते थे सदर के, तो उनके कोटे से एक एम्बुलेंस है। एमएलसी टुन्ना जी पांडे उनके कोटे से है, और पूर्व जो जीरादेई के जेडीयू के विधायक थे रमेश सिंह कुशवाहा, उनके कोटे से ये एम्बुलेंस दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को दिया गया था। और वहां से जिला अधिकारी ने वहां जब जिला अधिकारी देखे तो वहां से उसको सदर अस्पताल में बुलवा लिए और बुला के यहाँ रखा गया है। चल नहीं रहा है, कारण यह है कि ड्राइवर नहीं है और उसके जो टेक्नीशियन होते हैं वो नहीं है, जिसके कारण एम्बुलेंस को नहीं चलाया जा रहा है। जी, विधान पार्षद कोटे से राशि मुहैया कराकर एम्बुलेंस तो अस्पताल पहुंच गया है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। चलिए, अब चलते चलते एक खबर दिखाते हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जब भी आप बिहार विधानसभा के से आप गुजरते होंगे तो 7 शहीदों की तस्वीर आपको नज़र आती, मूर्ति नज़र आती होगी कि वो 7 शहीदों की मूर्ति है। और हम गर्व से कहते हैं कि ये जो यूथ है, इसी यूथ के सहारे हमने ये आज़ादी पाई है। तो उसमें एक यूथ राजेंद्र प्रसाद, जो दानापुर के रहने वाले थे, राजेंद्र सिंह जी, उनकी पत्नी जो शादी के 5 दिन बाद ही वो शहीद हो गई थी, उनकी पत्नी सूर्य देवी, वो शादी नहीं की, अभी तक वो जिंदा थी, आज वो इस दुनिया से चली गई है। सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ इनका अंत्येष्टि किया गया है। जरा सुनिए इस मौके पर जो लोग आए हैं उनका क्या कहना है। अभी है पर कुछ नौजवानों ने उस आंदोलन में तिरंगा लहराने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें फायरिंग हुआ। उसमें 7 आदमी की शहादत हुई, उसमें स्वर्गीय राजेंद्र सिंह शहीद हुए थे, और उन्हीं की धर्मपत्नी। जितना सहयोग एक आंदोलनकारी का होता है, उसी तरह का सहयोग पति के साथ श्रीमती सुरेश देवी ने करने का काम। चलिए, तो इस बुलेटिन को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। इजाज़त दीजिए, कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।